अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्हें भी खुश ज़रूर रख रहे होंगे। और हमेशा की तरह हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ है ना किसी अच्छी बात या किसी नसीहत के साथ करें, ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और वो बात कभी ना कभी आपके काम भी आ सके। तो मैं कल एक जगह पढ़ी थी कि जिसने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसान इतना मगरूर है कि ज़मीन पर चलते हुए नीचे देखने में भी हम लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं। हालांकि इंसान भूल जाता है कि उसके पैदा किए जाने का मकसद क्या है, उसको किस चीज़ से पैदा किया गया है, और उसी खुदा की ज़मीन पर चलते हुए हम अपने खुदा को ही भूल जाते हैं और ख़ुद ही खुदा बनकर बैठ जाते हैं। और अगर देखा जाए ना तो ज़िंदगी है क्या, ये एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और अगर सोचा जाए तो इंसान जब आया था ना तो उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे? कुछ भी नहीं था। और इसी तरह जब वो इस दुनिया से भी जाएगा तो सिर्फ एक कफन, जो सफ़ेद लिबास होगा उसका। और क्या आते वक्त हम लोग अपने साथ कोई मालो ज़र दौलत लेकर आते हैं ज़िंदगी में? नहीं ना। तो इसी तरह वो जाते वक्त भी सिर्फ खाली हाथ ही जाता है। जो भी चीज़ें उसकी मौजूद होती हैं, जितनी भी दौलत उसके पास होगी ना जनाब, वो इसी दुनिया में यहीं पर छोड़कर चला जाएगा और खाली हाथ जाएगा। और इंसान जब पैदा होता है कोई और उसे पहली मर्तबा नहलाता है और मरने के बाद भी कोई और ही नहलाएगा, यानी ये ज़िंदगी है। तो फिर हम एक दूसरे से नफ़रत बुग़्ज़ क्यों पालते रहते हैं? और जब बनाने वाला हम सबका अल्लाह एक है तो हम सब उसकी तकसीम को क्यों तस्लीम नहीं करते हैं और ख़ुद को दूसरों से बेहतर जानना शुरू कर देते हैं? और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए और दूसरों के साथ ख़ास तौर पर मेहरबानी और शफ़क़त वाला रवैया हमें रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमारा क़याम बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा सा है। और पल भर की ख़बर नहीं हो तो उसको बग़ैर मकसद गुजारने से बेहतर है कि लोगों के लिए हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और अच्छे अमाल में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो जनाब ये चीज़ें होती है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। हमारी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, जब से जी रहे हैं, जितने साल हम अभी तक गुजार चुके हैं, क्या वो कोई उसमें कोई मकसद था हमारे लिए? क्या वो कोई फ़जूल में तो नहीं हमारी गुजर गई? ऐवी तो नहीं हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी? बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें चाहिए होती हैं। अपने ऊपर भरोसा चाहिए होता है और ख़ास तौर पर अल्लाह पर हमारा जो यकीन है वो पुख्ता होना चाहिए। और उसी के साथ उसको मानते हुए जो हमें वो तालीमात देता है, जो कुरान पाक हमें तालीमात देता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, खुदा को भूल नहीं जाना चाहिए और ख़ुद खुदा बनकर नहीं बैठ जाना चाहिए। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें। तो ये आज का मकसद भी था और आज का पैगाम भी था कि अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाइए, तभी अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से हम जी सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मोड़ का नाम नाजुक मोड़ है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क पिछले 75 साल से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, लेकिन हमारे मुल्क के बाशिंदे हर दौर में पाकिस्तान से दूसरे ममालिक पढ़ाई के लिए या फिर कमाई के गर्ज से हिजरत करते हैं। और उस वक्त भी कमोबेश 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में मुकीम है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान की मईशत का जो बुरा हाल होता जा रहा है, पाकिस्तानियों को पहली कोशिश यही होती है हमेशा कि वो किसी दूसरे मुल्क में पहले खुद जाकर सेटल हो जाएं और उसके बाद बाकी के घर वालों को भी उधर बुलवा लिया जाए। और अभी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद माह में ही तकरीबन 75,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रिस्क की तलाश में दूसरे मुल्कों में जा पहुँचे हैं। और अब अगर सिर्फ बात कर लें कि चंद ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए वो लोग बाहर जाते हैं, जिनके पास इतने ज़राए नहीं होते हैं कि वो बआसानी रकम खर्च करके दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं, तो उसके लिए वो जायज़ और नाजायज़ ज़राए का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर दूसरे ममालिक का सफ़र करते हैं।
और यहाँ पे ऐसे माफियाज भी मौजूद हैं जो कम रकम लेकर लोगों को दूसरे ममालिक में भेजते भी हैं और उसको आम जुबान में डंकी भी कहा जाता है। और अक्सर दूसरे ममालिक में बैठे लोग यहाँ से लोगों को स्मगल भी करवाते हैं और यहाँ पर मौजूद जो एजेंट्स होते हैं उनको सब्ज बाग दिखाकर बैरून मुल्क भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर उनसे मुशक्कत मजदूरियाँ करवाई जाती है। और NIOC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से यूरोप जाने की 3 तरीके हैं, जिसमें एक तो ज़मीनी है, समंदरी है और हवाई रास्ते हैं। इंसानी स्मगलिंग हो या फिर इंसानी ट्रैफिकिंग, दोनों सूरतों में लोगों को गैर कानूनी तरीकों से बाहर भेजा जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की जानिब से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और जिसके मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 3 लाख लोगों को ट्रैफिक किया जाता है, जिनमें कमसन बच्चे और बच्चियां भी शामिल होती हैं। और ये माफिया किस तरह लोगों को झांसे में लाता है, कौन लोग इनकी सहूलतकारी का काम कर रहे होते हैं और कौन सा इदारा इन एक्टिविटी पर नज़र रखता है, अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और किस तरह इनको हल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल असलम है, वीज़ा कंसल्टेंट है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन, आई होप आप खैरियत। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिलाल, हम एक तो बात करेंगे कि वीज़ा प्रोसेस के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से, दूसरा जो आज मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से है कि किस तरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोगों को स्मगल किया जाता है, गैर कानूनी जितने भी रास्ते होते हैं, ज़राए होते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान कौन से टॉप पे आता है, किस स्टेज पर आता है पाकिस्तान? पाकिस्तान जी टॉप कंट्रीज में से ही है, टॉप पे ही है, टॉप कंट्रीज है। बट अभी जो पिछले ग्लोबली भी जो हालात रहे हैं उसमें बहुत सारे और रीजन्स भी हैं, जैसे सीरिया है, जो वॉर जोन्स हैं। जब हम ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग की बात करते हैं तो उसके फैक्टर्स में वॉर, अनस्टेबिलिटी। अभी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, जैसे आपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है वो इग्नाइट कर रही है इसको, कि लोग भागना चाह रहे हैं। अब वो जायज़ नाजायज़ हर तरह के तरीके से जाना चाह रहे हैं। अच्छा। और लाइक हम एक स्टेट ऑफ माइंड इमेजिन कर लेते हैं कि एक बच्चा जा रहा है घर से, जिसमें वालिदैन को भी पता है कि उसने पता नहीं शायद जिंदा भी नहीं बचना, और वो उसको भेजने पे तैयार है। और एक ये बात कि वो क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे जब उनको आगे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है लोगों को। उनको ये लगता है कि वो अपने घर का डे टू डे एक्सपेंसेस भी बेयर नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन बिलाल, ये हालात तो खुदा ना खास्ता ये अभी थोड़े से क्रूशल होना शुरू हुए हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन ये जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है, स्मगलिंग, ये तो बड़ी पुरानी है, बहुत देर पुरानी चलती आ रही है। इट इज़ और इसमें बहुत सारे माफियाज हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और जो आपने कहा कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि उनको कहते हैं कुछ हैं, वहाँ पे जाके कुछ और होता है। हाँ। और पहले इनिशियली ये स्मगलिंग होती है, क्योंकि अगर इन दोनों में आप फ़र्क हम देखें तो स्मगलिंग ये है कि आप एक विलफुली एक काम कर रहे हैं, कि आप पैसे दे रहे हैं एजेंट को कि वो आपको इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी और खित्ते में, जैसे टर्की लेके जा रहा है या ईरान लेके जा रहा है। अच्छा, फिर इवेंचुअली ये स्मगलिंग ट्रैफिकिंग में कन्वर्ट हो जाती है जब फोर्सफुली आपको काम करने पड़ते हैं। कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो होता नहीं है, आप एक और मुल्क में पहुंच गए और अब आप वहाँ इलीगल हैं, तो वो आपको कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं और वो बड़े सीरियस क्राइम्स हो सकते हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा। और अगर हम खवातीन की बात करें, जो मैं ये कहूँगा कि बड़ा एक फॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ से खवातीन का ट्रैफिक होकर ट्रेंड कम है जाने का पाकिस्तान से। अच्छा, सही। बल्कि ग्लोबली तो ट्रैफिकिंग में खवातीन बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं इसका। और उसका ये है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ऑब्वियसली दे आर फोर्स्ड टू डू दोस एक्टिविटीज। तो पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली ये कम है, बट है। अच्छा। तो इस पे भी बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, स्पेशली बच्चियों को जो बाहर जा रही हैं, कि आप किस जॉब पे जा रहे हैं। एट टाइम्स आपको आपकी गलत रिक्रूटमेंट हो जाती है, आपको कहते हैं कि आपने लेट से हाउस होल्ड काम करने हैं, आपने एज अ नैनी जाना है, या आपने एज अ नर्स जाना है, या आपने कोई और काम करना है, बट जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो काम होता नहीं है, वो काम कोई और होता है। और अब आप क्योंकि एक पराए मुल्क में आप अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप अंडर प्रेशर होते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव है और इस पर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या फिर स्मगलिंग का, किस तरह चीज़ें की जाती हैं? एक तो ये है कि इनके एजेंट स्पेशली कुछ पाकिस्तान के खित्ते हैं जिसमें अंदरून पंजाब बहुत ज़्यादा है, इंटीरियर पंजाब, जैसे हम अगर हम रीजन्स की स्पेसिफिकली बात करें, गुजरात, विहाड़ी, डस्का, जो इंटीरियर पंजाब है, यहाँ पे ये एजेंट्स हैं। इन एजेंट्स के कोई ऑफिसेस नहीं है।
टैप करते हैं जो उस इलाके के इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जिनकी अच्छी से होती है, उनके थ्रू एक वॉइस जनरेट की जाती है, इनके टाउट्स होते हैं, वो आपको ये कहेंगे कि हमारा बेटा तो गया था, वो बड़ा अच्छा सेटल करवा दिया, आपको टेम्प्ट करेंगे। तो क्योंकि ये वो एरियाज हैं, ये वो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। लाइक अगर आप लाहौर में हैं तो आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा है, बट अगर आप इंटीरियर में हैं तो आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम है, यू आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स दीज अटैक्स। तो आपको इस तरीके से टारगेट किया जाता है। फिर आपको आपका वीज़ा लगवा देंगे जो कि विजिट वीज़ा होगा, वो टर्की का हो सकता है या कहीं और का हो सकता है, अगर कोई बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहा है। अदरवाइज तो ये कि आपको ज़मीनी रस्तों से ट्रैवल करवाया जाता है। अच्छा, वाया भी तो डाला जाता है ना, अगर यूरोप जाना है तो आपको टर्की के रास्ते या किसी और के रास्ते वाया डाल के जाया जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब टर्की पहुंचना ही एक बड़ा डिफिकल्ट काम है इस तरीके से। मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब वीडियोस जाके देख लें। जो हालात हैं वो वाकई मिजरेबल है कि आप दिनों दिन ट्रैवल करते हैं, बर्फ पड़ी होगी, आपके पाँव गल जाएंगे, चलते रहेंगे, आपके पाँव गल जाएंगे ट्रैवल करते करते। और बड़े आप फॉर्चुनेट होंगे अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर गए। 80-90% तो क्रॉस ही नहीं कर सकेंगे, जब वहाँ पहुंचेंगे वो आपको वापस ईरान छोड़ जाएंगे। अच्छा, तो इट्स लाइक और दूसरा ये कि इनमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं है जो आपको ट्रैफिक कर रहा है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी आप देखा होगा कि एक बोट का हादसा हुआ था जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसमें स्मगलर ने कहा था कि या तो आप बोट पे बैठ जाएं या हम आपके बच्चों को मारना शुरू करेंगे। और वो सीरिया से लोगों को लेके जा रहे थे क्योंकि जंग लगी हुई थी, लोग बड़े वही जो मैंने बात की कि ज्यादा वल्नरेबल होते हैं आप, तो ये वल्नरेबल सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। और पाकिस्तान में ये काम हमेशा से हो रहा है, बट अभी क्योंकि इकोनॉमिक हालात ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, लेकिन इन सारी चीज़ों का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, कि हमारा किस तरह की जो रेपुटेशन है या एक चीज़ हमारी पोर्ट्रे हो रही है? दूसरा, क्या हमारे वीज़ाज़ के ऊपर भी तो ऑब्वियसली इसका असर होता होगा ना? इट इज़ बिल्कुल। अच्छा, इसका असर ये है कि जो लोग जेन्युइन वे से अप्लाई कर रहे हैं उन पे सख्ती ज़्यादा हो जाएगी, उनके इंटरव्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपकी वीज़ा रिजेक्शन बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम इस वक्त बात करें तो यूरोप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, अभी आपको विजिट वीज़ा नहीं दे रहा है, राइट? बड़े अच्छे प्रोफाइल के लोग भी अप्लाई करते हैं और उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, टर्की में भी यही हुआ है कि टर्की में भी बेशुमार वीज़ा रिजेक्शन आने लगी है, जबकि टर्की हमारा बड़ा फ्रेंडली कंट्री और पहले आपको बड़ा इजीली वीज़ा देता था। अच्छा, अज़रबैजान में रेजिडेंसी पॉलिसी उन्होंने ख़त्म ही इसलिए की है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से बहुत लोग जा रहे थे और वो जाके $400-500 की कंपनी रजिस्टर होती थी और उसके बाद आपको वहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती थी, लेकिन आप वहाँ कुछ काम नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स आपको जुबान नहीं आती, बट जो आपको एजेंट यहाँ से रिक्रूट करके भेजेगा वो आपको ये कहेगा कि जी वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से हम आपको आगे ले जाएंगे, वहाँ से यूरोप ले जाएंगे। और जो डंकी का आपने वर्ड यूज़ किया, ये बड़ी एक टर्म है। और कि जी आपको डंकी लगा के ले जाएंगे और प्रॉब्लम ही कोई नहीं, हमारी बड़ी लाइन सेट है, हमारे बड़े चैनल्स हैं। तो इवेंचुअली ये एक डिजास्टरस वे है और ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब इनका पूरा फिर नेटवर्क है ना, अगर पाकिस्तान में ये लोग एजेंट्स हैं तो इसका मतलब बाहर भी फिर ये लोग बैठे हुए होंगे। एग्जैक्टली, ये पूरी एक सप्लाई चेन है जिसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप 2014 की ILO की रिपोर्ट देखें, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एट दैट टाइम भी ये $150 बिलियन इंडस्ट्री थी। और इस $150 बिलियन में $99 बिलियन जो है वो विमेन ट्रैफिकिंग का था। तो आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा लीजिए कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान से तो फिर खवातीन कम है, बट ग्लोबली ट्रैफिकिंग में खवातीन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से बच्चे और बच्चियां खास तौर पर भी स्मगल होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इनकी। इट इज़ वही बात है कि आपको यहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट किसी एक काम के लिए होगी, बट आपको जाके कुछ और काम करवाएंगे। तो इस पे बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप किस इदारे में जा रहे हैं, आपकी रिक्रूटमेंट कहाँ पे हो रही है और आपने क्या काम करना है। और खुदा ना खास्ता जब आप ज़मीनी रास्तों से और चलकर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, इलीगली क्रॉस कर रहे होते हैं, और मैंने तो एक भी ऐसा भी केस देखा था कि वो जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। मतलब ऑब्वियसली आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, इलीगली करेंगे, तो वो तो उनके पास तो राइट है कि दे कैन शूट यू। इट इज उनके पास पूरा राइट है, दे कैन शूट यू। उन्होंने अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। और इस पे ग्लोबली भी कंट्रीज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
इवन अब यूके में लेजिस्लेशंस हो रही हैं कि अगर आप वहाँ गए हैं तो आप इलीगली असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको कहेंगे कि अगर आपने असाइलम डालना है तो सही है आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके रहें, मे बी आप रवांडा में जाके रहें और इंतज़ार करें यूएस होम ऑफिस के डिसीजन का। तो ग्लोबली इस पे लोग, क्योंकि हर मुल्क की कैपेसिटी है। नहीं, हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों बना हुआ है कि हम बाहर जाएंगे, वहाँ पे सेटल होंगे? सबसे पहले तो हमारा होता है कि वहाँ जाके असाइलम ही लेंगे और कुछ नहीं हम लोगों ने करना। किसी भी कंट्री में चले जाए हमने असाइलम ले लेना है कि हम पाकिस्तान से बाहर निकले। तो ये माइंडसेट क्यों है हमारा ऐसा? अच्छा, एक तो ये कि पीयर प्रेशर है, दूसरा हमारे कल्चर ये डेवलप हो गया है, देखा देखी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी एक मोहल्ले की अगर हम बात करें और वहाँ से एक बच्चा गया है, अगर 100 गए थे कोई एक सेट हो गया और उसने पीछे अपना घर अच्छा बना लिया तो जाहिर है उसको देखकर बहुत लोग टेम्प्ट होंगे। ये हमारे कल्चर बन गया हुआ है। अच्छा, दूसरा ये है, ये बात बड़ी समझने की है कि मुल्क ये नहीं चाहते कि आप ना आएँ। अगर वो ये चाहें तो वो स्टडी के रूट ना रखें, वो वर्क परमिट्स ना रखें, वो इमिग्रेशंस ना रखें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप लीगल वे से आएँ और आप एजुकेशन हासिल करें, आप उस सिस्टम का पार्ट बने। वो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप उस सिस्टम का पार्ट लीगली बन सकते हैं। और अगर आप नहीं भी बन सकते तो आपके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए थोड़ा सा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यूके ही जाना है या आपने अमेरिका ही जाना है। मे बी आपके लिए मिडिल ईस्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको जो स्किल आती है मिडिल ईस्ट में ज़्यादा बेहतर सेट हो सकते हैं। तो आपने अपनी स्किल देखनी है, अपना बजट देखना है और बहुत सारे लिजिट वेज भी हैं जाने के। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना बाहर जाके सेटल होना, हमारे पास अब इतना बजट नहीं है, हम क्या, मतलब आप कंसल्टेंट हैं, आपके पास लोग आते होंगे, किस तरह के ख्वाहिशात लेकर आते हैं कि हमने बाहर जाना है तो हमारे ये सारी ख्वाहिशात है जो पूरी होनी चाहिए? अच्छा, एक तो हर बंदा पाकिस्तान से या अमेरिका जाना चाहता है या इंग्लैंड जाना चाहता है। ओके। और वो ये नहीं देखते कि उनके पास बजट कितना है, वो किधर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक बच्चा है और उसके पास 30 लाख रुपए टोटल उसकी फैमिली के पास, अगर वो उसके यूके भेजते हैं तो ये 6 मंथ्स की खाली ट्यूशन फी है, ओनली 6 मंथ्स। ओके। या आप एयर टिकट लगा लेंगे, आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाता है जब आप यूके पहुंचेंगे। अगर इसी 30 लाख रुपए में आप किसी और डेस्टिनेशन चले जाएं, मे बी सम आप यूरोपियन कंट्री चले जाएं, तो आप अपनी पूरे 4 साल की तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। और 4 साल की तालीम इसी बजट में 30-35 लाख में, और 4 साल की तालीम मुकम्मल करने का मतलब ये है कि आपके पास जॉब सर्च वीज़ा होगा, आप 28 कंट्रीज़ को रीच आउट कर सकते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके बना सकते हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका बजट कितना है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने ऑप्शंस में तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमेशा ये कोशिश करें कि आपने एक राइट ट्रैक पे आना है, जो ट्रैक है उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूके कहता है कि जी अगर आप आज आते हैं और आप वहाँ से कोई भी डिग्री करते हैं, लेट्स से आप 3 साल का अंडर ग्रेड करते हैं, तो वो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देते हैं। अच्छा, सही। अच्छा, 2 साल आपको जॉब मिल गई। जॉब करने के बाद आप अगर 7-8 ईयर्स वहाँ पे सेटल रहते हैं तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, मीन्स पासपोर्ट। तो लेकिन अगर आप जाते ही पढ़ेंगे ही नहीं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे नहीं आएंगे, पोस्ट स्टडी पे नहीं आएंगे तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे नहीं जा सकते। तो आपको एक ट्रैक है जिसको फॉलो करना है। अच्छा, ये जो हम लोग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, इसमें एज लिमिट क्या क्या ज़्यादातर पाई जाती है? किस एज लिमिट के जो ब्रैकेट के लोग होते हैं जिनको बाहर भेजा जाता है? अच्छा, पहले तो ज़्यादा 22 एंड अबव, 22 या इससे ज़्यादा, और 30 से नीचे के एज के लोग, क्योंकि ये वो एज है जिसमें आप सेटल नहीं हुए होते अपनी लाइफ में और आपकी फैमिली नहीं होती, यू आर नॉट मैरिड, आप लाइक आपके फैमिली स्टेक्स कम होते हैं। अच्छा, वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि बच्चे को सेटल कर दें इस एज में। तो ये वाला सेगमेंट जो है, ये एज ब्रैकेट, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था। अच्छा। लेकिन अब चेंज ये आया है पिछले 2-3 सालों में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी नीचे गई है। तो जो लोग 35-40 की एज में भी थे, दे आर ऑल्सो होपलेस नाउ। किसी का बजट, अगर किसी का कोई बिजनेस था, उसका वो बिजनेस कोलैप्स हो गया। अच्छा, आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, अगर आप 35-40 साल की उम्र में आपको पाकिस्तान में कोई काम नहीं मिल रहा तो इवेंचुअली आप बाहर जाने का सोचेंगे। तो हमारा एज ब्रैकेट एक्सटेंड हुआ है पिछले कुछ महीनों में। अच्छा। और अगर आप, जो आपने इनिशियली बड़ा आपने ज़बरदस्त पैकेज भी शेयर किया था कि बेशुमार लोग जा रहे हैं, अगर आप उनका एज ब्रैकेट भी देखेंगे तो उसमें जो इजाफा है वो आपको इसी एज में नजर आएगा ज़्यादा। सही। क्योंकि ये लोग पहले पाकिस्तान में सेटल्ड थे और अब वो लीगल और इलीगल वे में बाहर जाना चाह रहे हैं।
मतलब 22 से ऑनवर्ड जितनी भी 22 ऑनवर्ड्स, एग्जैक्टली 35 40 तक की जो अब एज लिमिट ब्रैकेट है उसमें हम लोग बाहर जाना चाह रहे उसमें बाहर जाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली बाकी वीज़ा प्रोसेस में कौन कौन से जो एज ब्रैकेट के लोग हैं वो खासतौर पर पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए ज़्यादातर जाना चाहते हैं? एग्जैक्टली स्टडी के लिए अच्छा सबसे अच्छा रूट और सबसे सस्ता रूट स्टडी का ही है। स्टडी का है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप अंडर ग्रेड डिग्री करने चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम अंडर 10 लाख से लेकर आप 40-50 लाख तक आप जा सकते हैं। अच्छा, इवन आप विद इन 30 लाख आप यूके भी जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन अगर आप इस एज ब्रैकेट को क्रॉस कर गए, क्योंकि एक उम्र है पढ़ाई के लिए बाहर जाने की, अब अगर आप 38-40 इयर्स में आ गए और आपको पोर्चुगल की गोल्डन रेजिडेंसी चाहिए, पोर्चुगल जो कंपैरिजन में आप लें पोर्चुगल वर्सेस यूके, तो आपको कम से कम पोर्चुगल जाने के लिए 3 लाख यूरो चाहिए, विच मीन्स 7 से 8 करोड़ रुपया। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि सबसे जो बेस्ट वे है जाने का वो स्टडीज है। अच्छा। अगर आपकी उम्र कम है, अच्छा, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप पढ़ें अच्छा। अब हमारा एक मिथ बच्चों का ये है बड़ा कि जी ज्यादा मार्क्स लेने का कोई फायदा नहीं है, हमने तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो नंबर्स तो चाहिए ही नहीं है। तो अगर आपके नंबर सही नहीं होंगे तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आप नहीं ले सकेंगे, वो भी नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स लाइक दैट। अच्छा, आइल्स का भी बड़ा होता है ना, लोग कहते हैं आइल्स भी अच्छा ठीक है, इतने ग्रेड्स अगर नहीं भी हैं तो आइल्स में हम लोग इतने बैंड्स ले लेंगे तो शायद हमारा हो जाएगा। इट इज अच्छा, आइल्स मैंडेटरी है, लेकिन आइल्स एक टेस्ट है। अच्छा। सिर्फ एक पैरामीटर है उन बहुत सारे पैरामीटर्स का जो आपको चाहिए। लाइक आपको नंबर्स बहुत अच्छे चाहिए, नंबर्स के साथ आपको बैंक फाइनेंशियल्स अच्छे चाहिए, आपको आइल्स अच्छा चाहिए, फिर आपको वॉलंटियर एक्टिविटीज़ अच्छी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉलंटियरिंग करते रहे, आप किसी क्लब का पार्ट रहे हैं, आपने थैलेसीमिया के लिए फॉर एग्जांपल कोई काम किया है, अच्छा। आपने कैंसर के लिए कोई काम किया है, तो वो आपके क्रेडेंशियल्स में ऐड हो रहा होता है। प्लस आपने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। ये सारी प्लानिंग स्टार्ट होती है जब बच्चा 13-14 साल की उम्र में होता है, लाइक 9th ग्रेड में होता है या 8th में होता है या अपने O लेवल्स में आ रहा होता है। तो ये वो स्टेज होती है जिसपे आपको पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है बच्चे की। तो एज अ पेरेंट अगर आप उस वक्त से प्रोफाइल बिल्डिंग करना शुरू करेंगे तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, ये तो हमने स्टडी के हवाले से बात की है बिलाल, मतलब इमिग्रेशन के लिए भी क्या हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं किसी और भी कंट्री के लिए? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 30 से कम एज है फॉर एग्जांपल, अच्छा। तो आपके लिए कैनेडियन इमिग्रेशन एक बहुत अच्छा रूट है। लेकिन उसमें भी अगर आप पॉइंट कैलकुलेशन देखें तो आपकी एजुकेशन काउंट करती है, आपके पार्टनर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली हस्बैंड वाइफ दोनों की एजुकेशन काउंट करती है। अच्छा, जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना कि मिडिल क्लास को ऊपर लाने का एजुकेशन इज द राइट वे, तो आप किसी भी ट्रैक को पकड़ लें। अगर आपने इमिग्रेशन जाना है तो भी आपको तालीम चाहिए या आपको स्किल चाहिए। और लास्टली ये है कि अगर आप नहीं भी जा सकते बाहर तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर ही चले जाना है। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा। पाकिस्तान में भी पैसा बनाने की, इंटरनेशनली काम करके, जो कि पहले नहीं थी। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये काम कर लें। और अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसमें एजुकेशन एक रूट है जाने का, जो स्टडी अब्रॉड हमने बात की, इमिग्रेशन एक रूट हो सकता है। अच्छा, फिर विजिट वीज़ा भी एक और तीसरा रूट है जाने का। अच्छा, विजिट वीज़ा क्या है? जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हो सकता है कि मिडिल ईस्ट आपके लिए एक अच्छी मार्केट हो। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में किसी होटल में जॉब कर रहे हैं या आपका पाकिस्तान में कोई अच्छा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप विजिट वीज़ा लेके UAE जा सकते हैं। आप 3 मंथ्स का वीज़ा दुबई लेके जा सकते हैं। यू डेवलप योर CV, आप खुद जाएं, बजाय कि किसी रिक्रूटमेंट कंपनी को यहाँ से ट्राई करने के, यू गो देयर डायरेक्टली। आप जाकर खुद अपनी CVs ड्रॉप करें। अच्छा। आप खुद अपनी जॉब हंट करें और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। आप कतर जा सकते हैं, कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है। ओके। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने लीगैलिटी को ज़रूर फॉलो करना है। लाइक अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है दुबई का फॉर एग्जांपल, और अगर आप 3 महीने में आपको जॉब नहीं मिली, सही, ये हो सकता है कि आपको काम ना मिला 3 महीने, तो आपने 3 मंथ्स के अंदर वापस आना है। आपने इलीगल नहीं हो जाना, क्योंकि अगर आप इलीगल हो जाएंगे तो आप दोबारा जा नहीं सकेंगे। ओके, ऑब्वियसली। और आप अपना प्रोफाइल गंदा कर रहे होंगे, और यहाँ से भी जब आप फ्लाई करेंगे तो आपको आपको इमिग्रेशन यहाँ से जाने नहीं देगी। और अच्छा, इसमें एक और बड़ा मिथ आप कह लें और उसको लेकर बड़ा एक स्कैम भी होता है
कि आप कहीं नहीं गए लाइफ में, किसी और कंट्री नहीं गए, हाँ। और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप कहते हैं जी मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है यूके का या अमेरिका का अप्लाई करना है। अब विजिट वीज़ा का क्या मतलब है कि आप घूमने फिरने जा रहे हैं। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा क्लियरेंस ऑफिसर ये देखता है कि अगर कोई दुबई नहीं गया जिसका वीज़ा लिया जा सकता था, अगर कोई अजरबैजान नहीं गया, टर्की नहीं गया घूमने, तो वो यूएस क्या करने आ रहा है, क्यों जा रहे हैं? हाँ। तो ये वो यूएस से क्या करने आ रहा है। तो आप अपनी रिजेक्शन के चांसेस खुद इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, और स्कैम भी होता है ऑब्वियसली। आपको लोग केस अप्लाई करते हैं, आपको कहते हैं कि जी हम आपसे 100,000 चार्ज करेंगे, उन्होंने आपसे 1.5 लाख रुपए कंसल्टेंसी का ले लेना। अच्छा। लेकिन आपका पासपोर्ट खराब हो रहा है। एंड ऑफ द डे आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी पासपोर्ट की वर्थ के, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के। तो इन सारे स्कैम से बचना आपके अपने ऊपर है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं उनका एक दफ़ा रिजेक्ट होता है, दूसरी दफ़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। जब भी वो लगवाते हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट, खासतौर पर यूरोप कंट्रीज, यूएसए, अमेरिका का ये रिजेक्ट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजूहात में से एक तो यही है हालांकि जो मैंने ट्रैवलिंग भी की भी होती है। अच्छा, ट्रैवलिंग की है, हाँ। आपके फाइनेंशियल सेटल नहीं है पाकिस्तान में। फर्ज करें आपकी पाकिस्तान में एक जॉब है जो आपको 25-30 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है। अच्छा, आप यूएस जाते हैं और आप जाके इलीगल होते हैं, तो आप इतने पैसे तो एक हफ्ते में कमा सकते हैं। तो जाहिर है कि अमेरिकन भी या कोई भी कंट्री जब आपको वीज़ा देखता है तो आपका प्रोफाइल ज़रूर देखता है। अच्छा। कि आपकी इनकम कितनी है पाकिस्तान में। अच्छा, फिर हमारा एक और रिवाज यहाँ पे है कि हम टैक्सेशन नहीं करते। लाइक कई कारोबार हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट में आपकी इनकम शो नहीं हो रही होती। तो अगर आपकी इनकम नहीं है डॉक्यूमेंट में, आप कमा रहे हैं पैसे, तो इट मीन्स कि आपकी लेजिट वर्थ नहीं। ठीक है जी, ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके हवाले से हमने बात की है। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से किस तरह होती है, दूसरा आप वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस पर बात की है। बिलाल असलम वीज़ा कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, और जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के जो मसाइल हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। और जनाब, आज के दौर में सबसे बड़ा और अहम मसला गैस का बना हुआ है, क्योंकि गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सर्दियों में गैस इतनी नायाब हो जाती है कि कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आती, और जिसके घर में हल्की सी भी गैस आ रही होती है ना, वो ख़ुद को बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझता है और बड़ी खुशी से दूसरों को बताता है कि चाहे हल्की सी ही सही, मेरे घर गैस तो आ रही है ना। और वाकई ये खुशकिस्मत घर लाहौर में सिर्फ गिने चुने मौजूद हैं। ताहम अवाम घर में गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जिस चीज़ की अवाम को ज़रूरत पड़ जाए वो फौरी ज़मीन से आसमान पर आ जाती, यानी महंगी से महंगी तरीन हो जाती है। और अगर पिछले 5 साल का मवाजना किया जाए तो एदाद शुमार के मुताबिक 2018 में LPG सिलेंडर की कीमत 1400 रुपये थी, और 2019 में 50 रुपए की कमी हुई, जिसके मुताबिक LPG सिलेंडर की कीमत 1350 रुपये होगी। मतलब 50 रुपये उसमें कमी हुई थी, और यानी हल्का सा सिर्फ रिलीफ का झोंका मिला था। और फिर 2022 में अवाम से रिलीफ छीन लिया गया, और 441 रुपये इजाफे के साथ LPG सिलेंडर की कीमत 1791 हो गई थी। यानी अवाम पर एक ज़बरदस्त किस्म का महंगाई बम गिरा दिया गया था। और 2019 में 50 रुपये कम करके अवाम को तसल्ली दी गई थी, और फिर 2020 में 441 रुपये इजाफा करके अवाम पर ऐसी चोट लगाई कि शहरी दिल पकड़ते रह गए। और 2021 की अगर बात कर ली जाए तो मज़ीद 599 रुपये का इजाफा किया गया था, जिसके बाद LPG सिलेंडर की कीमत 2390 रुपये हो गई थी। और 2022 में LPG सिलेंडर की कीमत में 158 रुपये का इजाफा था, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 2548 रुपये हो गई थी। और अब फिर 2023 में 452 रुपये के इजाफे के साथ LPG सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये हो चुकी है। और आइंदा 24 घंटों में मज़ीद इसके इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी LPG सिलेंडर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और अगर 5 साल का तखमीना लगाया जाए ना, तो 5 साल में LPG सिलेंडर की कीमत में 1600 रुपये का इजाफा हुआ है। तो जनाब, गैस का नायाब होना और सिलेंडर की कीमतों में आउट ऑफ कंट्रोल इजाफा होना,
इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान खोखर साहब हैं, चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन के। इरफान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। इरफान साहब, क्या सूरत हाल है? एलपीजी महंगी कर दी आपने फिर? अब इसमें बस यह कह लें कि हमारी पॉलिसी का फकदान है। अच्छा। अफसोस की बात है, लोगों की कुफ्ते खरीद नहीं है। जो एज पर पॉलिसी जो इंटरनेशनल प्राइस नीचे गई, कीमत तो कम की है लेकिन मार्केट में कीमत कम नहीं हुई। ये अफसोस की बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का डाउन जाके कुछ लोग पैसा बना रहे हैं। अच्छा। ये इंडस्ट्रीज में से हैं, हमारे में से लोग हैं। जिस तरह रमज़ान आता है तो बहुत सी चीज़ें बहुत महंगी होती है। अभी घरों में गैस नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत को ये सारी चीज़ें बावर कराई मैंने और आपके पर्सन से भी, वैसे भी जा जाके कि इस जो सिचुएशन आने वाली इसके लिए फेस करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। आप यकीन करें कि अभी तक मीटिंग खेलते खेलते वक्त गुजरेगा, कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों के घरों में गैस नहीं है। और एलपीजी जो मेरा मौक़िफ़ ये है कि सप्लाई चेन जब तक बेहतर नहीं होगी, जब फ़र्ज़ करेंगे मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो जब मुझे गवर्नमेंट की कीमत पे सप्लाई नहीं मिलेगी तो मैं कैसे सेल करूंगा? तो डेफिनेट होता ही है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात हैं। अच्छा। अभी जो मेरी मीटिंग से भी चेयरमैन हो गया मसूद खान साहब से और ज़ैनुल आबिदीन जो मेरे मेंबर ऑयल एंड गैस है, उनके साथ मुलाकात हुई तो हमने बड़ा सार जोड़ के बड़ी काफ़ी लंबी मीटिंग की। उन्होंने बहरहाल फौरी तौर पे स्टेप लेते हुए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को फौरी तौर पे तश्कील दिया, उनकी टीमें तश्कील दी। सहेल तारक साहब को उसका टीम का हेड जो एनफोर्समेंट का हेड बना दिया कि आप जाएं सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए प्लांटों के ऊपर कंपनी से रब्ता करें और फौरी तौर पे जो भी इसमें डिफॉल्ट कर रहा है यानी जो भी ओवर चार्जिंग कर रहा है उसके ऊपर हमने भी कहा ठीक है जी, आप बिल्कुल क्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर देखें। अगर हमें सप्लाई चेन प्लांट से एलपीजी ठीक आएगी, इंशाल्लाह ताला हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, शॉपकीपर है, वो सरकारी कीमत पे गैस फरोख्त करेगा। अगर वो जो नहीं करेगा वो जेल की वाक़ आएगा। लेकिन जो सप्लाई चेन उनको प्रॉपर प्लान से प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर कीमत पे गैस मिलेगी जब की बात है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि यहाँ पे लोगों के पास, लोगों के घरों में चूल्हा जलना चाहिए और गैस बर वक्त हम देंगे। और मैं ये पिछले प्रोडक्ट दावे से कहा था, जो एलएनजी के ऊपर ये अरबों रुपया ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा। अरबों रुपये सब्सिडाइज कर रही गवर्नमेंट और उसके बाद दोनों कंपनियों को एलएनजी ला के उनको देते, फिर अरबों रुपये नुकसान। 1400 अरब का अभी तक सरको डेड है, 100 अरब का सालाना खसारा दोनों कंपनियों का। अब उन्होंने क्या किया कि एलपीजी इंपोर्ट करके ला रहे। मतलब मैंने आपको आप देखें, अब पाकिस्तान में ऐसे सुई सदरन गैस कंपनी है, एक प्लांट उनकी गैस से चलता है जो 500 टन की डेली लोकल प्रोडक्शन आ सकती है। अच्छा। वो प्लांट नहीं चल सका, इतनी मुश्किल में प्लांट लोकल, लेकिन वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वही कंपनी इंपोर्ट कर रही है, बार बार इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसमें पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। तो वो लोकल प्रोडक्शन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा एक एहसासा था, बड़ा प्लांट जाम चुरू ज्वाइंट से बंद कर दिया। वो बंद पड़ा हुआ 3 साल से, अरबों रुपए का हम लॉस कर चुके हैं। और फिर वो लाते हैं, उनको जाहिर है उसमें हर बंदे का अपना मफाद जुड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी तो होने या नेशनलिस्ट होने के लिए ये नहीं सोचा कि यार अरबों रुपया डॉलर बाहर जा रहा है, इंपोर्ट करें, इसको चला लें। इसको गवर्नमेंट अगर किस बंदे की ना पसंद है, गवर्नमेंट अपनी तवील में लेके चलाए ताकि पाकिस्तान को सस्ती गैस तो मिल सके। नहीं, यहाँ बेहिसी का आलम आप देख लें। लेकिन अभी तो इरफान साहब ना घरों में गैस आ रही है, ठीक है, अब सिलेंडर भी इतने महंगे हो गए, एलपीजी इतनी महंगी हो गई है, क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हो गई हुई है। तो क्या हल है इसका आप लोगों के पास कि किस तरह इसको चीज़ को बेहतर किया जा सकता है? जिस तरह मैं पहले भी डिस्कशन आपसे करी थी और इम्कानात भी हैं कि इसमें और भी इजाफा होने वाला है। देखिए, जिस तरह रमज़ान मुबारक मजबूरी से फायदा उठाते हुए अभी देखें लोग मजबूर हैं, लोगों ने गैस खरीदनी जो मर्जी हो जाए, वो तो है। मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कहता था बच्चे नाश्ता करके नहीं जाएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था सीएनजी स्टेशन पूरे मुल्क में अंधेरा कर देंगे, मेरी बात नहीं मानते तो मेरी गुजारिश अभी भी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, खुदारा आप ये लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, ये वोट असम्बली तोड़ना, ये खुदारा गरीब की बात करें, खुदारा गरीब की तरफ देखें। मुझे नहीं समझ आ रही पिछले कई सालों से किसी शख्स ने आम बंदे की बात, आप देखें आटे का देख लें, आप बाकी चीज़ों को देख लें, आप देखें एलपीजी इस वक्त नायाब होती जा रही है। सिर्फ सुनने में स्टॉक हमारे पास बहुत है, ये सिर्फ मसनूई किल्लत पैदा की गई। पाकिस्तान में इस वक्त वाफर मकदार में एलपीजी मौजूद है। तो कहाँ से फिर कहाँ मसनूई किल्लत कहाँ पैदा की जाती है, कहाँ पे? ये देखें बेहिसी कालम है। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कहता हूँ ये बात कई लोगों को नागवार गुजरेगी सुन के ये बात।
पाकिस्तान में गैस वाफर मकदार में स्टोर में मौजूद है, लेकिन हमारी हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, माफिया ने चैलेंज किया है, कोई उनको छेड़ नहीं सकता। ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, पाकिस्तान में गैस, देखिए अगर गैस ना हो तो एक चीज 204 रुपए की सरकारी कीमत है, तो आप 300 रुपए के जी अब जब देते हैं तो मिल जाती है। अगर गैस नहीं है तो वो नहीं मिलनी चाहिए ना, हाँ। बेशक वो 500 रुपए इसका मतलब गैस मौजूद है। हाँ। और टर्मिनल फुल भरा पड़ा है। अच्छा। लाहौर में बड़ा स्टोर एक बड़ा पड़ा है, रहीम जारा में बड़ा स्टोर पड़ा, गैस मौजूद है। और ईरान ताबतान बॉर्डर से भी गैस आ रही है, 250 बॉर्डर से भी बेहतरीन गैस आ रही है। टर्मिनल पे शिप क्यों में खड़े हुए हैं, इसके बावजूद कि हम एलसी नहीं खोल पा रहे, फिर भी गैस हमने दी है। नहीं तो कौन है जिम्मेदार इसका? स्टेट जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत के वो लोग, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मिनिस्टर्स के पास इस इश्यूज को हल करने की टाइम उनके पास नहीं है, वक्त नहीं है उनके पास। मैं खुद चल के गया, मैं कहा जनाब इस पे बैठ के हमने बात नहीं, वो बहुत बिजी है। मैं फिर अफसोस होता है। डीसी लाहौर से भी आपकी मुलाकात नहीं हुई? डीसी लाहौर से मुलाकात बेचारे से हुई, वो मैंने उनको एक सजेशन दी थी कि लाहौर पाकिस्तान एलपीजी की खपत के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है, 1200 मेट्रिक टन हमें गैस चाहिए होगी। अच्छा। तो इस गैस को पूरा करने के लिए कमिश्नर लाहौर आमर जान साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई, तमाम डीसी को ऑन बोर्ड किया आमर जान साहब ने। मैं फिर कहूँगा अगर लाहौर की सप्लाई को बेहतर करने आमर जान साहब बैठ जाएं, और मैं दावे से कहता हूँ एलपीजी अगर शार्ट होगी, मैं जो सजा कहेंगे मैं भुगतूंगी। आमर जान साहब चारों डीसी को बैठा लें, लाहौर में गैस ना खत्म होगी ना सरकारी कीमत। तो आपने तजवीज दी थी उन्हें कि किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता? उन्होंने काम भी किया, उन्होंने चारों डीसीज के साथ मेरी मीटिंग अरेंज की, सब कुछ हुआ। लेकिन बात ये अब मौका है सप्लाई चेन को हमने बेहतर करने नहीं, तो आपकी मीटिंग के बाद कोई आपको इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नजर आई? कोई कीमतों में कमी होती हुई नजर आई कि नहीं आई? हमें तो नजर नहीं आई। ये कैसा, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसी फिर हुई? देखिए अब बात यह है कि सप्लाई चेन को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे ना, मसलन मैं चाह रहा हूँ कि सारे चारों शहरों के प्लांट जो हैं वो लाहौर को फीडबैक देते हैं। इसके ऊपर कमिश्नर लाहौर सर जोड़ कर बैठे, और अब तमाम डीसी खासतौर पे लाहौर डीसी को बुला लें, और बाकी तमाम चारों इजलास, कसूर, लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला को हम लोग इकट्ठा बैठ के इस चीज़ को सोचें। तो सप्लाई चेन, क्योंकि प्लांट से जब गैस निकलेगी तो वो एक प्रॉपर कीमत पे गैस मिलेगी। फर्ज करें चेयरमैन वगैरह ने हमें कहा है कि आप तमाम अपने ज़िले प्रेसिडेंट को लेटर लिखें कि वो जहाँ जहाँ पे उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो फौरी तौर पर डीसी से रब्ता करें, क्योंकि आर्टिकल 29 के तहत तमाम इख्तियार 2024 तक डीसी के पास है। बिल्कुल ऐसे मैंने फौरी तौर पे वो लेटर लिखा। सबसे पहले साहिवाल एसोसिएशन ने बहुत अच्छा प्ले किया, उन्होंने डीसी को लिखा जी हमें सप्लाई बेहतर। इसी तरह आज और कल के 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के तमाम मेरे ज़िले प्रेसिडेंट से मेरी दरख्वास्त मैंने कर दी, और मैं आपके तवसल से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको मुश्किल पेश आ रही है वो डीसी के पास जाएं, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा। वरना मैंने बड़ी क्लियर बात इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने हमने बिल्कुल किया, अगर आप फर्ज करें गैस मुझे महंगी मिली, अगर मैं शिकायत नहीं करूंगा जाकर के डीसी को, तो फिर इसका जिम्मेदार तो मैं हूँ, मैं भी बीच में मिला हुआ ना। तो मेरी तमाम जिले प्रेसिडेंट से गुजारिश है कि अपने अपने डीसी से रब्ता करें, सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए आप एज इंसान, एज ए पाकिस्तानी थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतरी आ सकेगी। लेकिन अब देखिए ओगरा ने जो कीमत का तयन किया है 204 रुपये, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सरकारी कीमत 204 रुपये है, ठीक है। अब अगर आप किसी दुकान पर लेने चले जाते हैं, वहाँ पर आपको 240-230 रुपये में मिल रही होती है, तो वहाँ पर भी तो गलत हो रहा है, नाजायज़ जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है फिर? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ जब उनको प्लांट से गैस प्रॉपर कीमत में मिलेगी तो फिर वो जिम्मेदार है। जब उसको प्लांट से गैस प्रॉपर कीमत, सही कीमत पे, सरकारी कीमत पे, गेट पास के ऊपर लिखी कीमत मिलेगी, हम आपको नहीं लगता इरफान साहब कि वहां पर भी मनमानी कीमतों में इजाफा हो रहा होता है, लोग कर रहे होते हैं वहां पर? तो असल से कहता हूँ हर जिले प्रेसिडेंट कोशिश करे, अगर उसने कोशिश ना की फिर दुकानों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ऑनर कह रहा हूँ, इस वक्त पूरी आवाम, पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल में है, हमें उनका साथ मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना, हमें उनका साथ देना चाहिए। और ये मजबूरी से फ़ायदा उठा के देखें, हमने भी जाना है, हिसाब सबका होना है। गुजारिश ये है कि इस वक्त हर बंदे को अपना अपना इस मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहिए। मैं चेयरमैन ओबरा को और ज़ैनुल आबिदीन मेंबर गैस को मैं अप्रिशिएट करूँ, उन्होंने फौरी तौर पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को टीमें बनाई और टीमें निकल चुकी हैं, और जहाँ जहाँ भी वो देखेंगे ओवर चार्जिंग है वो कार्रवाई करेंगे।
लेकिन हमने जब भी डीसी साहब भी आए हैं उनसे भी बात की है, हुकूमती मौक़िफ़ भी लिया है कि गैस बहरान है, सिलेंडर्स गैर मयारी हैं, तो उनका ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो दुकानों में हमें नज़र आ रहे होते हैं, उनको हम छापा भी और उनको हम जुर्माना भी और उन पे FIR भी इसलिए करते हैं कि गैर मयारी सिलेंडर्स फ़रोख्त हो रहे होते हैं और मनमानी कीमतों में इजाफा वो लोग खुद कर लेते हैं, हमारी तरफ से तो नोटिफिकेशन नहीं होता। डीसी साहब बुरा मान रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का लेटर कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट करनी चाहिए, जहाँ शालम मार्केट में 2 नंबर सिलेंडर के गोदामों के गोदाम बड़े हुए हैं, मौत बांट रहे हैं वो। इनका लेटर मैं लेकर के गया हूँ, अभी तक एक कार्रवाई नहीं हुई जहाँ पे गैर मेरे सिलेंडर फरोख्त हो रहा है, एक कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मैं बिल्कुल आपके तसल्सल से ऑनर कह रहा हूँ, एक कार्रवाई नहीं। डीसी साहब के पास, वो ADC जी साहब के पास टाइम होता है, डीसी साहब के पास टाइम नहीं। मैं आप क्या कहूँ, और बहुत अच्छे काम डीसी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन LPG की गैर मैरिज सिलेंडर जो मौत बांट रहे उनके लिए कोई काम नहीं, एक FIR नहीं हुई। इवन मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की, हमने सेफ्टी सेमिनार किया, मेहरबानी कमिश्नर साहब की वो तशरीफ लाए और चीफ कारपोरेशन मेहरबानी टाउन हॉल में किया। डीसी साहब ADC जी साहब के पास वो सेफ्टी की ट्रेनिंग के ऊपर आने के लिए भी टाइम नहीं था। मैं क्या गिला करूं, मुझे बताएं। टाउन हॉल के अंदर 10 मिनट के लिए आना था, सेफ्टी के ऊपर सेमिनार रखा था। चेयरमैन साहब के ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारियां ना, इसलिए बिजी होंगे। देखिए बहुत जिम्मेदारियां, 4 साल से ट्रेनिंग नहीं हुई थी। हमने कोशिश करके हमने बहुत कमिश्नर लाहौर से दरखास्त की, वो उन्होंने करवा दी मेहरबानी, लेकिन डीसी साहब और ADC जी साहब के पास उसको देखने के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं था। अब मैं क्या किससे गिला करें, मुझे बताएं। ये आवेगा आवा बिगड़ा हुआ, बहुत काम होंगे डीसी साहब के पास। लेकिन मेरी गुजारिश है डीसी साहब, ये शालम मार्केट में हार्डवेयर दुकानों पे मौत बेची जा रही है खुदारा। और देखें लसबेला में 23 बंदे मर गए एक दिन में, 23 बंदे। और लाहौर में गिरदोनवा में गैर मेरे सिलेंडर की ब्लास्टिंग हो रही है। खुदा के लिए चले, कीमत को कंट्रोल अब नहीं कर, 1 महीना निकल जाएगा फिर बेहतर कीमत हो जाएगी, लेकिन गैर मेरे सिलेंडर को तो रोक लें, लोगों की जानें तो बचा लें। मैं ये शालम मार्केट आपके ही ऑर्डर, आपके जिले, आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौर के DC के ऑफिस के ऑर्डर मैं आपको बारह दफा दे चुका हूँ, लेकिन एक कार्रवाई ये शालम मार्केट में गोदाम के गोदाम पूरे पंजाब में जा रही सप्लाई, लेकिन नहीं रुका, एक कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार गया हूँ, अभी भी यहाँ से उठ के मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। टीचर एक चले मेरे से, मैं गोदाम में खुद खड़ा होता हूँ, मैं सील करवाता हूँ। एक जान हमने बचा ली, बड़ी इंसानी खिदमत होगी। ऐसे बेशक इसी कालम है। भत्ता भी लिया जाता है बहुत सी दुकानों से, सुना है मैंने। अब ये बात तो सच है, बात बड़ी रिसवाई की है। भत्ता छोटी चीज हो गई है। अच्छा, अब तो पुलिस वालों ने अपनी दुकानें खुद बना ली हैं। अच्छा, अब वो भी हमारे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा ये इलाका मेरा है, वहां बना ली, पुलिस नहीं आएगी, फिक्र न करें। सरकारी इदारों के लोगों ने दुकानें बना ली हैं। अच्छा, अब मुख्तलिफ दुकानों से भत्ता इकट्ठा वो करते हैं और आगे देते हैं। अब ये खुदा की कसम ये बातें मैं कर रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही बताते कि हम लोग इतने यानी कमजोर हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। मैं ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ कि पुलिस वाला आता है, एक पुलिस वाला आएगा, उसके बाद एक एजेंसी स्पेशल ब्रांच आएगी, इतने लोग हैं रोज आके दुकानों पे। लेकिन हमारे एसोसिएशन आते चेकिंग के लिए या भत्ता लेने के लिए? चेकिंग के लिए आते हैं, भत्ता लेने के लिए आते हैं? आते तो बता ले, लेकिन चेकिंग का नाम होता है ना जी, सेफ्टी। देखिए मैं डॉक्टर हैदर रशीद साहब को सलाम पेश करता हूँ कि वो DIG थे, मैंने उनको कहा, उन्होंने एक बाकायदा ऑर्डर निकाला कि पुलिस का कोई काम नहीं LPG में, कोई मजाक। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी की, फिर कोशिश हुई, उन्होंने भी 2-1 बंदे मुअत्तल कर दिए। लेकिन चूंकि मैं इस पे, अब हमारे लोग अगर बता ना दें ये ले सकते हैं, हम भी शामिल हैं, हम बता खुद देते हैं। हम पूछे तो कि डरते हुए देते हैं। भाई डर किस चीज़ का? अगर पैसे दे के दुकान आपकी खुलती, इसका मतलब है अगर वो पैसे दे के काम हलाल हो जाता तो पैसों के बगैर भी होना चाहिए। इसलिए हम खुद भी शामिल हैं। हम अगर स्टैंड लेते हैं, मियाँ अजमल हमारा बहुत अच्छा पाकिस्तान के कोदेदार है, वो डट जाता है और उन लोगों को यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग हैं। मुजम्मल गुजर साहब है, लाहौर में हमने बड़ा काम किया, काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा साथ नहीं देता। हम सरकारी एहलकार इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन इरफान साहब डरते तो वो है ना जो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे होते, जिन्होंने गैर मयारी सिलेंडर्स नहीं रखे होते, जिन्होंने मनमानी कीमतों में इजाफा नहीं किया होता। डरते तो वो नहीं है, आपके प्रोग्राम वही डरेंगे और वही भत्ता देंगे जो गैर मयारी काम कर रहे होंगे। चैलेंज करता हूँ, ये डिकेंडिंग, ये दुकान पे जो गैर कानूनी काम डिकेंडिंग है, इसको आज बंद कर दें। हम आप अभी बंद करने के लिए तैयार हैं। आप कोई मुतबादिल निजाम नहीं चलाएंगे,
हम अभी बंद करने के लिए तैयार, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। बंद करते हैं तो फिर एसोसिएशंस बाहर निकल आती हैं, नहीं कोई बात धरने नहीं देती हैं, एहतजाज करती हैं। नहीं, हम खुद इनको चाबियां देते हैं। बाहर निकलेंगे डीसी साहब, आज से आप डिकैनी की तमाम शॉप बंद कर दें, हम आपको खुद चाबियां दे देंगे। अगर 2 नंबर काम हम नहीं करें, आए कानून साजी करें, हम लीगल काम करना, हम बाइज्जत तरीके से अपने दुकानदार को चाहते हैं वो काम करे, वो कोई उसे जल्दी तक लगे। आज तक डीसी साहब, अगर आपके पास कोई कानून है, कोई कायदा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इसको बंद कर दें। हम बिल्कुल रोड पे नहीं आएंगे, इसको बंद कर दें, कानून साजी करें, लेजिस्लेशन करें, कोई मतबादल निजाम ले आए इन दुकानों के लिए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये कई सालों से मैं कह रहा हूं, मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, डीसी साहब आप बंद नहीं कर सकते। बहुत से इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोगों की मंथली इन्वॉल्व है, बहुत से लोगों का भत्ता इन्वॉल्व, आप बंद नहीं कर सकते। लाएं मुतबादल निजाम, इस मुल्क को ठीक करें, आए मिलकर जान बचाएं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं सर। मैं क्या क्या गिला करें इनसे, बार बार दफ्तर पे जाएं, मुलाकात के लिए टाइम नहीं, मैं क्या, यानी इन हर बंदा आता है अपने मकसद, अपने मसाइल, उनके अपने अपने एजेंडे डिस्कस करते हैं। हाँ। मैं यकीन करें, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, मैं बहुत फेडअप हूँ, इतना फेडअप हूँ। जब लसबेला में 23 बंदे मर चुके हैं, यकीन करें कोई पॉलिसी नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लाखों सिलेंडर घरों घरों में गैर मेरी जा चुका है। मैं फिर आपके प्रॉब्लम को, अल्लाह ना करे, मैं देख रहा हूँ घर घर में ये ब्लास्ट होगा, घर घर में गैर मेरे सिलेंडर का ब्लास्ट, अल्लाह ना करे। मैं फिर कहूँगा इस पाकिस्तानी अवाम को ये म्यारी सिलेंडर खरीदें। अभी मैं एक इस पे शूट भी शुरू कर दिया, ताकि मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिएगा। हम पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज चला रहे हैं कि आप म्यारी ओगरा के जो अप्रूव मैन्युफैक्चरर्स उनके सिलेंडर खरीदें। दूसरा सिलेंडर अपने घरों में ना लेके जाएं। आपके जितने घरों में सिलेंडर आए वो फौरी चेक करें। जो हार्डवेयर दुकानों में सिलेंडर सेल हो रहा है, सारा का सारा 2 नंबर सिलेंडर है। ये किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है। अपने और अपने मासूम फैमिली की जान बचाएं और अपने घरों में गैर मेरे सिलेंडर का इस्तेमाल अच्छा, कोई फ़र्क है गैर मेयारी और मेयारी सिलेंडर में जो एक आम आदमी खुद से कर सके या नहीं? मेयारी सिलेंडर और गैर मेयारी को जिस ही आप उस सिलेंडर को उठाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। वो बिल्कुल कागज की चादर का टीन डब्बे का बना हुआ सिलेंडर है जो हार्डवेयर दुकानों में सेल हो रहा है। बिल्कुल वो सिलेंडर ना खरीदें, वो सिलेंडर मौत आप खरीदने जा रहे हैं, आप मौत खरीदने जा रहे हैं। हार्डवेयर दुकानों पे कार्रवाई के लिए मैंने डीसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट की है। मैं कहता हूँ जी वो सिलेंडर बंद करें, इनके बंदे आ जाते हैं दुकानों पे कार्रवाई करने के लिए, दुकान को सील करने की, जुर्माना करने के लिए। मैं कहता हूँ गैर मेरे सिलेंडर हार्डवेयर दुकानों पर सेल हो रहा है, वहां कुछ जाता नहीं। एक हार्डवेयर की दुकान पूरे लाहौर में दावे से कह रहा हूँ, एक दुकान नहीं सील हुई, एक दुकान का सिलेंडर जब्त नहीं किया गया। आज आके गरीब दुकानदारों की शाम बता रही, जुर्माना कर दो, यूं कर दो, एफआईआर कर दो। तो क्या करें? मतलब बात यह है, जो काम हम कह रहे हैं कि मौत बिक रही है, शाहला मार्केट में डीसी लाहौर का ऑर्डर है, एक कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं डीसी साहब, अगर हमारा गैर कानूनी काम है आज से बंद कर दें। हमें कोई लाए मुतबादल निजाम, सिस्टम को ठीक करते हैं, आए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम सारी चीजें तोड़ बाहर फेंक देंगे, हर दुकान पे वो सिस्टम लगाएंगे। डीसी साहब अगर बंद कर सकते हैं आज आपने बंद करना, वरना ये काम 2 नंबर नहीं है, आप कहेंगे ये काम 1 नंबर है। अच्छा, मुतबादल के हवाले से बड़ा बात करें, क्या है मुतबादल उनके पास? देखिए स्टेट ने, लेकिन इनके पास इतने सालों से मैं रो पीट रहा हूं, निजाम कुछ मुतबादल सिस्टम नहीं आ सका, कोई मुतबादल निजाम नहीं बन सका। जैनुल आबदीन मेंबर गैस ने कहा कि यार हम इस पे काम क्यों नहीं करते। चेयरमैन साहब बैठे, मैंने कहा सर मैं पीट पीट के मर गया हूँ, आगे ओगरा के दफ्तर में टक्करें मार मार के मर, कोई निजाम स्टेट ले आए, कोई पंप कंडक्ट सिस्टम ले आए कि हम वो करने के लिए तैयार, ताकि ये हादसा से हम निकलें। कहती है 2 नंबर काम है। मैं बार बार कह रहा हूं हम 2 नंबर काम नहीं करना चाहते। अगर आप में जुर्रत और ताकत है आज बंद करके दिखा दे, हम आप कहा जी आज से बंद है, हम बिल्कुल बंद कर। आप देखिए शाम तक इनकी हालत देखिएगा क्या होती, जिनके मंथली लगी उनकी हालत क्या होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जाते जाते बता दें दोबारा से इजाफा होने वाला है कीमतों में? बिल्कुल, अगर हम लोग इस पे कोई सीरियस होके कुछ जानदार से काम नहीं करेंगे, बिल्कुल कीमतें बढ़ती रहेंगी और जो भी ब्लैक मार्केट में मुलव्वस है क्रॉस द बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी, इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद। इरफान साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया है। और ये एलपीजी सिलेंडर्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि उसकी कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है, महंगाई जो है वो महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है। जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक में।
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब है कहानी आवारा होती है। ये दरअसल इटालियन फोकलोर, इटली की कहानियाँ जो फोक दास्तानें हैं, कहानियाँ हैं, उनका उर्दू तर्जुमा है और उर्दू तर्जुमा किया है सलीम अख्तर ढेरा साहब ने। ये चिन्योट से इनका ताल्लुक़ है और अंग्रेज़ी अदब के ये तालिब इल्म है। तो कहीं इनको अतालवी कहानियों का अंग्रेज़ी तर्जुमा मिला और उसको उन्होंने उर्दू दान तबके के लिए इस ज़ुबान में मुंतकिल कर दिया, जो कि बहुत बड़ी खिदमत है। मैंने लिखा भी एक जगह पे कि सलीम साहब का ये वाला काम उर्दू को भी सरवतमंद करेगा, उर्दू ज़ुबान को भी, और उर्दू तालिब इल्मों की जो एक प्यास होती है मज़ीद जानने की, मज़ीद पढ़ने की और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में, तहज़ीबों के बारे में पढ़ने की, वो भी ख़त्म होगी। तो ये किताब बहुत ही दिलचस्प है। मैं इसको कई हवालों से इस पर गौर किया मैंने और ये नतीजा निकाला कि सबसे अच्छा काम जो सलीम साहब ने किया है वो ये है कि इसकी ज़ुबान को बहुत आसान रखा है। तर्जुमा करते वक्त बाज़ औक़ात लाशौरी तौर पे हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें बहुत अच्छा मुतरजम ट्रांसलेटर माना जाए, तो फिर हम भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे बीच में लाने की कोशिश करते हैं अपनी ज़ुबान के, या फिर बहुत बुरा तर्जुमा होता है जो लफ्ज़ी होता है और उसके मुहावरे का भी लफ्ज़ी तर्जुमा करके बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन सलीम साहब ने इसको इस तरह से लिखा है कि ये तब आज़ाद लगता है, ऐसे लगता है कि ये कहानियाँ तर्जुमा नहीं है बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने कलम से लिखी हैं, ख़ुद अपने जहन की पैदावार हैं। तो इसमें जो एक बात तो ये है कि तर्जुमे का उसलूब बहुत ही अच्छा है, पढ़ना चाहिए, हर तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पुराने ज़माने में कहानी सुनाना नानी और दादी का फ़र्ज़ होता था। तो जब मैं ये किताब मेरे पास आई, मैं इसे पढ़ रहा था, तो मेरी वालदा साहिबा, उनको मैंने एक जगह पे रख दी और मैं रख के ज़रा मसरूफ़ हो गया। मेरी वालदा साहिबा आई, उन्होंने उठा के इसको पढ़ना शुरू कर दिया। वो वालदा साहिबा बैक वक्त माशाल्लाह नानी भी हैं और दादी भी हैं, तो उनको बड़ी दिलचस्प किताब लगी। तो मैं यही सोच रहा था कि आज के कहानीकार को अगर ये उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि हर तबका उम्र जो है, हर उम्र का और हर जिन्स का जो शख्स है, उनकी कहानी में दिलचस्पी ले, तो वो इसी तरह इसी उसलूब में लिखे तो ही कामयाब हो सकता है। इसमें मिसाल के तौर पे एक लावारस बच्चा के नाम से बहुत खूबसूरत कहानी है। उसमें एक लावारस बच्चा है, उसको कोई किसान उठा लेता है, उसको बड़ा करता है और नेकी की तरगीब देता है। गांव का होता है, वो शहर में जाता है जब, तो बिज़नेस के लिए किसान कहीं चला जाता है और बच्चे को एक चर्च के पास छोड़ जाता है। चर्च से साबित हुआ कि ये कहानियाँ, इन कहानियों में वो कहानियाँ भी शामिल हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद लोगों को सुनाई गई, लोगों के जहनों में पैदा हुई। लोक कहानी का ये मसला होता है या लोकगीत का ये मसला होता है, हमें नहीं पता होता कि उसका मुसन्निफ़ या तख्लीक़कार कौन है। मसलन पंजाबी में आपको अनगिनत बोलियाँ, मुहावरे मिलेंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कलमकार इतना शानदार होता है कि वो उसके कलम से उधर से वो निकलता है और वो क्लासिक की दर्जा इख्तियार कर जाता है। मुझे याद आ रहा है, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी ते दिल दा सहारा। ऐसे लगता है कि ये हमारा लोकगीत है, लेकिन ये लोकगीत नहीं है। ये चंद साल पहले यहाँ हमारे फिल्मी गीत निगार थे गालिबन सैफुद्दीन सैफ, ये उनके कलम से निकला हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसी शानदार चीज़ निकलती है कि वो लगता है कि वो लोक है। ये लावारिस बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। तो वो बच्चा जब किसान शहर में जाता है, गिरजे के करीब छोड़ता है, तो वहाँ पे मसीह अलैहिस्सलाम का एक मुजस्समा है जिनको कि मसलूब किया गया है। तो ये बच्चा बड़े दुख से पूछता है कि आपको तन्हा क्यों छोड़ा गया, यहाँ तन्हाई का कर्ब इंसान का। तो इस कहानी में यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम बाकायदा जवाब देते हैं उसको। उसके बाद वो पूछता है कि आप, उसके लिए खाना आता है, तो वो पूछते हैं कि क्या आपको भूख लगी है। इतने में मुलाजम जो है गिरजे का, चर्च का, वो आता है और वो भागता हुआ देख के परेशान भी होता है और जाता है पादरी के पास। वो कहता है कि एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ मसीह अलैहिस्सलाम का मुजस्समा कलाम कर रहा है। तो वो भी वापस आता है और देखता है कि ये काम वाकई हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि खाना भी पेश करता है ख़ुद मसीह अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को, और ख़ुद भी जब खाता है तो उसकी रूह परवाज़ कर जाती है और वो वहाँ पे फोत हो जाता है। तो वहाँ पे ऐलान किया जाता है कि ये तो बहुत वली अल्लाह है। और जब वो वालिद उसका वहाँ पे आता है तो वो यही कहता है कि मसीह अलैहिस्सलाम आपके तवस्सुत से ही ये मुझे बेटा मिला और आपके पे कुर्बान हो गया, तो मेरे जैसा खुश नसीब बाप कौन होगा। तो ये लावारिस बच्चे का, यानी खुदा ताला जो लावारिस होता है, खुदा उसका वारिस होता है, ये बयान करने का मकसद ये है। आखिरी इस ज़िम्न में मैं आपको कहानियाँ तो बहुत सी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। ये लावारिस बच्चा बड़ी खूबसूरत कहानी है। मसलन कुबड़ा मोची बड़ी अच्छी कहानी है, घड़ियाल बेहद उम्दा कहानी है इसकी। एक दिलचस्प बात जो आखिर पे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे शफ़ी अकील साहब के वो कहानियाँ
वो तर्जमे याद आए जो उन्होंने पंजाब की लोक दास्तानों के तर्जमे किए। तब हम पंजाबी हैं, हमें पता है कि यहाँ की लोक दास्तानें कौन कौन सी हैं, लेकिन वो किताब मेरे लिए बिल्कुल नई थी। एक इस हवाले से कि मुझे बहुत सारी लोक कहानियों का पता नहीं था, उस किताब की वजह से पता चला। और दूसरा ये जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है कि लिखारी को अलामत की तलाश रहती है। हम बाज़ औक़ात सप्रेशन के उस दौर में होते हैं कि डायरेक्ट बात नहीं कर सकते अपने अदब पारे में, ना शेर में। आपको पता है कितने शायर पाबंद सलासर रहे, कितने राइटर्स गिरफ्तारियां झेलते रहे। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब किसी बड़े आदमी को कोई बात पसंद नहीं आती, वो कहते हैं चलें इसको कैद करें। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें इनडायरेक्टली बात करने की ज़रूरत पेश आती है। इनडायरेक्टली बात करने का उसलूब यही है कि आप इस्तारे की ज़ुबान में या अलामत की ज़ुबान में बात करें। तो जो लोक कहानियों का ज़ख़ीरा होता है वो हमें बहुत बेहतरीन ख़ाम माल फ़राहम करता है अलामत के लिए। मसलन मैंने उसमें चमगादड़ एक अलामत देखी उस शफ़ी अकील साहब की, तो वो मुझे याद आया कि जो दिन में सोते और रात को जागते हैं वो चमगादड़ का तखस्सुस है। तो वहाँ से हम एक बहुत अच्छी अलामत बना सकते हैं अपनी नज़मों के लिए और अपनी गज़लों के लिए और कहानियों के लिए, शायरी के लिए। तो अगर आपको अतालवी कहानियों में दिलचस्पी है तो सलीम साहब की ये जो तर्जमा किया हुआ ये ज़रूर पढ़िएगा। इसकी आखिरी अहमियत मैं चलते चलते अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो इटली है ये एक ज़माने का की सुपर पावर है। तो सुपर पावर जहाँ जहाँ फिर जाती है अपनी कहानी साथ लेके जाती है। जब वहाँ से वापस आती है कहानी वहीं पे रह जाती है, सिपाही वापस चला जाता है। तो इसकी ये भी एक अहमियत है कि एक ज़माने में इसने दुनिया, रूमी जो सल्तनत थी उसने कहाँ कहाँ नहीं हुकूमत की। तो आप देखेंगे आपको वही जाहो जलाल इसमें भी नज़र आएगा। और जनाब ये किताब का अहवाल तारुफ आप लोगों ने सुना। प्रोफेसर अहमद हमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ टैलेंट की बात हमने करनी है क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मर्दों के शाना बशाना ना ख़वातीन भी अब ख़ुद को हर फील्ड में रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अगर बात करें म्यूज़िक की तो एक ऐसी लड़की आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो पहली पाकिस्तानी फ़ीमेल ढोल प्लेयर हैं और तो और पहली पाकिस्तानी सूफ़ी ढोल प्लेयर का एजाज़ भी उनको हासिल है। अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत सी ढोल प्लेयर आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और पहली बार पाकिस्तान में फ़ीमेल ढोल प्लेयर का ट्रेंड भी इन्होंने ही मुतारिफ़ करवाया था। तो जनाब मेरे साथ इस वक्त हुरिया ढोल प्लेयर मौजूद हैं जिन्हें हुरिया ढोल वाली कहा जाता है। तो आज उनकी जर्नी के हवाले से उनसे जानेंगे, कुछ गपशप भी करेंगे और ढोल के हवाले से भी पूछेंगे कि जनाब ये कैसे शौक पैदा हुआ। हुरिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुरिया सबसे पहले तो बताएं जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, ढोल के साथ एफिलिएशन, शौक, मतलब ये मर्दों के हवाले से कहा जाता है कि ढोल मर्द बजाते हैं और मैंने देखा भी है उनको बजाते हुए। तो आपकी कैसे एफिलिएशन हुई ढोल के साथ? अच्छा, जहाँ तक रही कि मर्दों वाली चीज़ मैंने कैसे उसको लेके मैं चली, तो बचपन से ही भाई के साथ खेला है। अच्छा। और उसी के साथ लाइफ गुजरी है, तो उसमें कभी ये नहीं सोचा था कि ये लड़कियों वाली काम कर रही हूँ और ये लड़कों वाला काम कर रही हूँ। तो जब मैंने ढोल को बजाना शुरू किया या मैंने उसको अपनाया या मैंने ये सोचा कि मुझे ढोल चाहिए, तो मुझे उसमें कुछ डिफरेंट नहीं लगा कि मैं कोई डिफरेंट काम कर रही हूँ। बट जब मैंने उसको वो जो असल मुश्किल थी वो उसको ख़रीदने में थी, घर वालों को कन्विंस करने में थी कि मुझे ढोल चाहिए। और फिर उसको, क्योंकि बिल्कुल म्यूज़िक का कुछ नहीं पता था, किसी म्यूज़िक पर इवन के वो आजकल की जनरेशन है ना, फलाना सिंगर है फलाना सिंगर है, हमें ये भी नहीं पता था। अच्छा, कुछ नहीं पता था कि कौन सा सिंगर है और क्या चल रहा है और कौन सा गाना आजकल टॉप लिस्ट में चल रहा है। तो वो वाले हम लोग बच्चे थे, उसमें आपको ढोल ख़रीदना है और उसके बाद सीखना है। तो वो ऐसे बाय द वे बस मुझे ढोल चाहिए था। अच्छा। और घर वालों की तरफ से स्ट्रेट नो था। अच्छा, सही है। फिर कोई 4-5 महीने की जद्दोजहद के बाद ढोल जो है वो मेरी बर्थडे थी और मैंने भाई को बोला यार चल बस अब तो ले देना, मैं थोड़ा ना, आप उस टाइम पैम्पर्ड फील कर रहे होते हो। तो वो ढोल तो आ गया, अब वो मुझे बजाना नहीं आता था और दे थॉट लाइक कि अच्छा बस इसने ले लिया है और अभी ये अपना शौक उतारेगी, खेलेगी कूलेगी और उसके बाद एक आर्ट पीस बना के उसको घर में रख देगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जब मैं उसको बजाती थी तो वो जैसे एग्रेशन आपका निकलता है ना बॉडी में से, आपका ब्रेन में से एग्रेशन निकलता है और ये आप किसी चीज़ को वो वाला एक सिचुएशन थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने एक बड़ी मुश्किलों से टीचर ढूंढे। उन्होंने जो है वो मुझे जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ढोल की बेस साइड कौन सी है, ढोल की ट्रेबल साइड कौन सी है, इसको कैसे पहनना है,
और स्ट्राइकर्स को कैसे पकड़ना है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, और टेम्पो का तो पता ही नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे 1-2 महीने थोड़ा सी उसकी बेसिक्स बताई कि ये क्या है कैसे है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ही मुझे बताया कि सूफ़ी नाइट होती है शाहजमल सरकार पे एवरी थर्सडे, और वहाँ पर ढोल बजता है, तो हम एक रोज़ चलेंगे। मैंने प्लान कर लिया, यस हम चलेंगे। वो भी एक चैलेंज, एक्साइटमेंट लेवल होगा कि वहाँ जाओगे। हाँ। एक तो एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन वो एक चैलेंज था यार बहुत बड़ा। आप मगरिब के बाद तो घर से निकलने का सोच ही नहीं सकते ना। आप यूनिवर्सिटी गए हैं, वापस आए हैं, दैट्स इट। वो तब ऐसे भी नहीं होता था कि स्लीप ओवर्स चल रहे हैं, फ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं या इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। 10 साल पहले की जिंदगी थोड़ी डिफरेंट थी यार, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें फिर हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे शाहजमल सरकार पे, वहाँ पर मुझे गूंगा साईं जी मिले जो कि अब मेरे टीचर हैं। वो सारी रात मैंने वहाँ पर, तब ना इशा से लेके फजर तक ढोल बजा करता था। अब तो 2-3 घंटे की सूफी नाइट हो गई है, तब बहुत लंबा टाइम होता था। तो मैंने कोई 2-3 बजे तक उनको बैठ के सुना। लिटरली आई वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर। इधर एक ढोल है और उधर दूसरा ढोल है, इधर गूंगा साईं खड़े हैं, इधर मिट्टू साईं खड़े हैं, और ये मेरे कान है और ढोल यहाँ पे बज रहा है। मैंने सारी रात वो ढोल सुना। तब ढोल भी सुनना नहीं आता था। ये इतना बारीक काम है कि आपको इसको सुनना भी सीखना पड़ता है। देखिए, गाना आप सुन रहे हैं ना, तो आपको समझ आ रही है कि उसमें क्या लफ्ज हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि गाना कितनी बीट का है। मोस्टली यही समझ होते हैं कि पता नहीं 4x4 ही चल रहा है, जबकि 7 का भी आम जो हमारे गाने फेमस हैं वो भी 7 के हैं, 5 के हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। खैर, वहाँ पे ढोल सुना और वो रात आज तक नहीं भूलती वो कैसी है। बस उसके बाद फिर वो साईं जी की शागिर्दी ले ली। मैंने उनको बताया कि मैं भी ढोल जो है वो प्ले करती हूँ। वो डेफ एंड म्यूट है, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, तो वो साइन लैंग्वेज में उनके साथ मैंने किसी इंटरप्रेटर के थ्रू उनसे बात की और उनको बताया। ही सेड कि ठीक है, तुम मेरा बच्चा, तुम मेरी बेटी, मैं तुम्हें ढोल और सिखाऊंगा। आई थॉट यार लाइफ बन गई। और तब फादर की नई डेथ हुई थी। घर वालों ने अबे यार उस टाइम तक उनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करने जा रही हूँ। अच्छा, तो शुरू में तो बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं अपने टीचर्स के घर जाती थी तो उस पर एतराज़ात थे कि यार क्या हो गया तुम्हें, तुम कौन से एरिया में जा रही हो और कैसे वो लोग रहते हैं। फिर क्योंकि मैं उनके घर ज़्यादा जाने, शुरू में वो आते थे तो घर वाले थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते थे कि अच्छा शोर मच रहा है, एक्स्ट्रा शोर हो रहा है और किस तरह की गुफ्तगू चल रही है, म्यूज़िक की बातें हो रही हैं और मतलब पान खा रहे हैं और देसी खाने चल रहे हैं और हमारा थोड़ा सा डिसेंट, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिसेंट माहौल था घर का, और नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। और अगर वो क्या था सीन कि साईं जी आए हैं, गूंगा साईं जी आए, मैंने उनको कहना साईं जी बैठें, तो उन्होंने बैठना है और आहिस्ता आहिस्ता होते होते उन्होंने ज़मीन पर बैठ जाना। अच्छा, तो वो भी एक सबके लिए था कि यार लाउंज में सब लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, ये क्या चल रहा है, मतलब डाइनिंग टेबल वहाँ पड़ा हुआ है और जमीन के ऊपर खाना खा रहे हैं, ये क्या चल रहा है। मैंने भी उनकी तरह वही चीज़ें करना शुरू कर दी थी। फिर जब वो वाकई में मैंने कॉन्सर्ट्स प्ले करना शुरू कर दिए और मैंने जब दरबारों पर जाना शुरू किया ना, क्योंकि गूंगा साईं जी ने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये कोई और फैमिली है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा बाप की तरह ही है। क्योंकि अगर मैं बहुत पैम्पर्डली पली हुई बच्ची हूँ, तो जैसे मेरे फादर ने मुझे प्यार किया था, उसके बाद अगर मुझे किसी ने उस तरह से पाला तो वो मेरे टीचर थे। वो बिल्कुल पापा की तरह मुझे पैम्पर करते थे। तो वो मुझे एक ना बहुत अच्छी सी वाइब्स आने लगी, बिकॉज पापा की नई डेथ हुई थी, तो वो आप एक ट्रांस में होते हो कि यार फादर नहीं और आप मिस करते हो, तो आप कहीं ना कहीं शोल्डर ढूंढते हो। तो वो शोल्डर मुझे गूंगा साईं जी से मिला हुआ था ऑलरेडी। फिर वो अब जब दरबारों पर जाते थे और दरबारों पर मेलों पर मैंने जाना शुरू किया, तो फिर ज़रा फैमिली को टेंशन होने लग गई कि अभी ये क्या करने लगी है, किन लोगों में चली गई है, और इसकी गुफ्तगू के स्टाइल चेंज हो गए हैं, इसके सलाम के स्टाइल चेंज हो गए हैं, और इसके कपड़े, इसके हाथों में कड़े आने लग गए हैं, मतलब इतने पूरी आपकी लुक जो है, पूरी पर्सनालिटी तो ग्रेजुअली हो जाती है। एक तो होता है ना कि महीनों के बाद, वो दिनों में बदल रही थी, सेकंड्स में, लम्हात में चेंज। बिकॉज मैं डेली मज़ारों पर जा रही थी, डिफरेंट मज़ारों पर जा रही थी, यहाँ तक मेरे हाथ में धागे हो गए थे और वो लोग स्टोन्स पहनते थे, मैं भी स्टोन्स पहनती थी।
फिर वो पाँव में कड़े आने लग गए और गले में वो कैंठे आने लगे, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स उस तरह के मिलते थे और मैं वो पहनती थी। फिर वो कपड़े मेरे एक डिसेंट लुक से, अब तो मैं खैर वापस अपने कपड़ों में आ गई हूँ कि मैं डिसेंटली जीन्स और शर्ट पहनती। पहले क्या होता था, मैंने चोगे पहनना शुरू कर दिए, वो चमकीले चोगे पहनते थे सितारों वाले और वो प्रिंटेड पूरा अटायर आपने उन जैसा बनाना शुरू कर बिल्कुल दिया। वो हो गई। और उसी वो मोहब्बत के सिलसिले में मैंने इतना ढोल सीख लिया और मैंने इतना नाम कमा लिया कि मुझे नहीं पता चला। चलें फिर हुरिया, आपके एक लाइव परफॉर्मेंस है, अपने देखने वालों को वो दिखा देते हैं फिर। मेरा चलें। ढोल पहुंच गया है। बात है, क्या ही खूबसूरत ढोल बजाती हैं आप। अच्छा हुरिया, आपने पाकिस्तान में बहुत से इवेंट्स किए, वहाँ पे ढोल बजाए, इवन के इंटरनेशनली भी आपने जाके ढोल बजाया है, और अब आपको देखते देखते और भी बहुत सी जो लड़कियां हैं उन्होंने ढोल सीखना शुरू किया, बल्कि बजा भी रही हैं, एंड यू आर द वन जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी ढोल बजाने की। तो कितना प्राउड मोमेंट होता है कि अच्छा मैं जो चीज़ करी थी अब मुझे देखते देखते बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो रही है। यार शुरू में तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था ना मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जब मैं कर चुकी, जब मुझे UN वुमेन वालों ने ये विबकॉन होती है पाकिस्तान में, जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने मुझसे जर्नी पूछी और मैंने बताई, तो उस रोज़ मुझे फील हुआ कि हुरिया तूने तो ट्रेंड सेट किया है यार। किया है तुमने, और हाँ। जब देखें, जब किसी को पता नहीं था कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट था, जब मैंने प्ले करना शुरू किया था, तो उस टाइम पर लोगों के लिए ना आंखों में उनके ये भी नहीं बैठा हुआ था कि लड़की ने ढोल पहना हुआ है। बजाना तो एक दूर की बात थी, लेकिन उनकी नजरों में भी नहीं था कि एक लड़की ने ढोल पहना हुआ है। तो उस टाइम पर लोगों की नजरों को ये मनवाना, जैसे आप एक जमाने में देख लें कि लड़की ड्राइविंग करी होती थी तो वो मर्द यूं करके देख रहे थे और उनके जहन में ये होता था ए आगे जाके मार देगी गड्डी, इससे पीछे हो जाओ जी, ये हमें कुछ कर देगी। तो वो उस तरह से मनवाना जो है वो मैंने एक लाइन बना दी, मैंने सीधा कर दिया। शुरू में जब कॉन्सर्ट्स होते थे, मैं स्टेज पे जाती थी तो लोग एकदम परेशान होते, ये क्या हुआ है, क्योंकि समझ तो आता नहीं था कि ढोल प्लेयर क्या है। फिर ढोल को भी एक नई जिंदगी देना, इसका भी मुझे नहीं पता था कि मैंने ढोल को एक मॉडर्न तरीके से आगे लेके चली। और नहीं, किस तरह बचाना तो खैर इतने बड़े ढोलों वाले हैं, वहां तक तो अल्लाह मियां ने कभी पता नहीं मैं पहुंच सकूंगी या नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा काम करते हैं ढोल वाले। लेकिन उनको मनवाना हर प्लेटफॉर्म के ऊपर के हाँ जी ढोल वाले भी कुछ जो है वो उनका भी एक नॉमिनेशंस आ सकती हैं, अगर अवार्ड्स हो रहे हैं तो ढोल वालों भी एक नॉमिनेशन जो है बिल्कुल ऐसे ही। और जब भी ढोल के वाले से बात की जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हुरिया आप ही का नाम हमारे सबके जहनों में आएगा, क्योंकि आप ये नाम अपना बना चुकी, अपना मकाम अब बना चुकी हैं। हुरिया अपना हमारे साथ मौजूद थी। हुरिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आई हैं, और ये भी जनाब पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का टैलेंट है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और जनाब अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हुरिया की लाइव ढोल परफॉर्मेंस भी देखते जाइए।